फिर हमारा 10 चल रहा है और ये MFA की क्लास होने जा रही है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। हम लोगों ने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी खत्म कर लिया था और इसके टेंडेंसी TENDENCY और इसके साथ साथ हमने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में दो किस्म के डेटा को डील करना सीखा था। एक डिस्क्रीट, आप ये नोट ऑन है ना कैमरा, ठीक है, और नंबर 2 कंटिन्यूअस। और डिस्क्रीट में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया था। जितना मैंने आपको करवा दिया, मैंने इसके नोट्स आपको दे दिए, बस आपने उतना ही करना है, उससे ज़्यादा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं करना, क्योंकि इसके रिलेटेड जो मॉडल पेपर था उसमें MCQ आए हुए थे। फिर उसके बाद कंटिन्यूस में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने Z टेस्ट को पढ़ा, जिसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हम एक बेल शेप बनाएंगे और बेल शेप बना के हम क्या करेंगे, अपना डिटरमिन करेंगे। म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये 0.5 एरिया, ये 0.5 एरिया, क्योंकि 1 को 2 पे डिवाइड किया जाता है। ये माइनस में और ये प्लस में। ये वाला वो था जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। और इधर रखिएगा। और अगर मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो ये वाली सारी चीज़ें जितनी भी एग्जांपल्स थी सेंट्रल टेंडेंसी के रिलेटेड, ये भी हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने जो इनके सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस थे 9, 10 वो भी कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहाँ पे तो बुक में डायरेक्ट लिख दिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिया। एग्जामिनर को शायद ये लगता है कि स्टूडेंट्स चूंकि QM पढ़ के आए हुए हैं तो ये जो ये Z टेस्ट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा, ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स के माइंड में है। इस वजह से डायरेक्टली उन्होंने जंप मार दी हाइपोथेसिस के ऊपर। दो के वो जो MCQs पूछ रहे हैं स्पेशली इसके स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के रिलेटेड, वो MCQs में ये भी पूछ रहे हैं, वो MCQs में इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। अब डायरेक्टली हाइपोथेसिस पे जंप करना मेरे लिए तो फेवरेबल नहीं था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा, वालेकुम सलाम, मुझे तो लगा पाएंगे ही नहीं आज। डूब के आए हैं, तैर के आए हैं, स्विमिंग करते हुए आए हैं। अल्लाह के बंदे, मुझे बताता, मैं तुझे पिक करता हुआ आता रास्ते से। आइंदा कभी बारिश हो तो रास्ते में तो मुझे फ़ोन करेगा, मैं रास्ते से पिक कर लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, चलें। तो अब अगर मैंने अभी कोई नया नहीं पढ़ाया, अभी अगर आप बुक पे देखें जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होनी है। QM में पढ़ा था आपने बचपन में, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अडल्ट हो गए हैं, तो अब आपको वो चीज़ें भूल गई होंगी। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से लेकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग को चलना शुरू किया। ये सारी चीज़ें मैंने कहा था जो आपको ये नोट्स में नज़र आ रही हैं, इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है। क्वेश्चन भी हो गया, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने स्टार्ट कर लिया, इसको मैंने रिवीजन के लिए छोड़ दिया हुआ है, आपने फ़िलहाल नहीं करना, रिवीजन में इसको करना है। ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली आज। और हम लोगों ने इसका क्वेश्चन भी किया था। इसका मैंने कौन सा क्वेश्चन रह गया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन रह गया था, ऐसे ही पार्ट A1 हो गया था, इसका पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 रह गया था इसका। तो पार्ट 2 करते हैं इसी क्वेश्चन का, और फिर उसके साथ आज बाकायदा से हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी स्टार्ट करेंगे। टेबल देखना आ गया, कोई प्रॉब्लम परेशानी, पक्की बात है। लेकिन जी अब क्वेश्चन था हमारा, द मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 70। इस किस्म का क्वेश्चन आएगा, जो कि आएगा आज मैं आपको पास पेपर भी करवाऊंगा MFA का। तो यहां पे हमने देखा भाई हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। लेकिन जी क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1000, तो इसका मतलब जो हमारे पास सैंपल है वो 1000 का है, n हमारे पास 1000 आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं जी, इसी 1000 सैंपल का उसने क्या लिया, मीन लिया, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मीन कितना आ गया 70। जब सैंपल का मीन हो तो हम उसको म्यू कंसिडर करेंगे, जो कि 70 है। और उसके बाद एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं,
सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं वो 5 है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको यही लास्ट क्वेश्चन में भी समझा दिया था। उस क्वेश्चन में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्लियर कट वर्ड आएगा, तो वर्ड आ गया यहाँ पे, इसका मतलब बेल शेप वाला सारा सिनेरियो बनेगा। ये वाला कंटिन्यूस रेट है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर, तो हमने एस्टिमेट करना है जिनके मार्क बिटवीन 60 to 70 आए, ये 75 आए, ये हमने कर लिया हुआ था। ठीक है, पार्ट 2 इसका रह गया था। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकाल के दो जिनके मार्क्स 75 से ऊपर आए हैं। क्या आए हैं? 75 से ऊपर आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, जिसके मार्क्स 75 से ज्यादा हों। पॉपुलेशन का मीन मतलब, हाँ, तो ये सैंपल मतलब पॉपुलेशन ही दी हुई है ना। 1000 सैंपल तो होते हैं 10, 15, 20, 100, 50, ये तो 1000 स्टूडेंट है, ये तो पॉपुलेशन ही आ गई ना इतनी ज्यादा। सैंपल मैंने इस वजह से कहा, वो सारी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो बहुत ज्यादा डेटा को सम अप करने के लिए होता है। ऐसे ही था ना? क्लियर हुई मेरी बात? ले जी, वापस आ गए यहाँ पे। हमारे सामने प्रोबेबिलिटी हमने डायग्नोज कर ली है। प्रोबेबिलिटी डायग्नोज हो गई, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको स्टार्ट कर देना है। ऐसा ही है। तो क्या करेंगे, हमारे सामने सबसे पहले बेल शेप बनाएंगे। पेपर में भी बैठ के ऐसे ही करना है आपने। ये बेल शेप बना ली, बन गई। ले भाई, दरमियान में से इसको ये कर लिया, कर लिया। यहां पे म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या है? 70। तो की प्रैक्टिस करके आए कर। 70 अभी दिया हुआ है पॉपुलेशन का मीन 70। क्या प्रैक्टिस की है घर पे? नहीं की ना यार, ना करो, अब तो टाइम भी कम रह गया है। कब करोगे प्रैक्टिस? अगले जन्म में। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए जो कि 75 से ज्यादा मार्क आए हैं। तो एवरेज मार्क 70 हैं, तो इसका मतलब 75 कहीं यहीं पे होगा, यहीं पे होगा ना मेरे भाई। लेकिन हमें कौन सा एरिया चाहिए जो 75 से ज्यादा है? शाबाश, अबव है। हमें ये वाला एरिया चाहिए। क्या ये एरिया हमारे पास है? नहीं है ना। इस एरिया की, यहां से यहां तक के एरिया की वैल्यू कितनी है? शाबाश। टेबल हमें कौन सी वैल्यू बता सकता है? टेबल हमें ये वाली वैल्यू बता सकता है। टेबल हमें ये जो ब्लैक डॉट है ये वाली वैल्यू बताएगा। तो अगर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो टेबल की वैल्यू आए उसमें से 0.5 माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए? क्योंकि ये वाले पूरे एरिया की वैल्यू कितनी है? 5, तो टेबल वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमें तो ये चाहिए नहीं है भाई, हमें ये चाहिए, ये ब्लू एरिया चाहिए, ब्लू रीजन चाहिए, हमें तो ये वाला ब्लैक रीजन चाहिए ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस टोटल रीजन में से जो ब्लैक वाला रीजन है वो माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लू रीजन आ जाएगा। तो इस टोटल रीजन की जो हमारे पास वैल्यू है वो 0.5 है। तो हम उसमें से इस ब्लैक रीजन को माइनस करके अपना काम चला लेंगे। तो कैलकुलेट करें कि टेबल में हमने देखना क्या है। फॉर्मूला पुट करेंगे, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। x कितना है भाई? हाँ, स्टूडेंट्स के मार्क कितने? जो बेटा यहां पे लिखा होगा, जो यहां पे लिखा होगा वो होगा। ये मैंने उस दिन भी कहा था। और फिर उसके बाद म्यू कितने? 70। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? 5। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना भाई, तो ऐसे तो बात नहीं चलेगी। तो z कितना आ गया? 1। लेकिन जी z कैलकुलेटेड कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से भागेंगे। कहां पे भागेंगे? टेबल में भागेंगे, टेबल में। और मैंने कौन सा कहा था, कौन सा टेबल देखना है आपने? स्टैंडर्ड नॉर्मल देखना टेबल z की वैल्यू का। ऐसा ही है, क्योंकि काफी ज्यादा आपको गूगल पे टेबल मिलेंगे, लेकिन आपने यही वाला निकाल लेना अंदर से। और मैं इसको जूम कर लूं आपके लिए। तो भाई साहब, हमारे पास z की क्या वैल्यू आ रही है? 1। टेबल में 1 को देखेंगे, सबसे पहले z की कॉलम में 1 को देखेंगे, ये 1 आ गया। अब 1 पॉइंट कुछ नहीं है तो उसको 0 0 में देख लेंगे। तो क्या आया? 0.3413। तो भाई साहब हमारे पास z की टेबल वैल्यू आ गई 0.3413। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाले एरिया की वैल्यू है, ये वाले एरिया की वैल्यू है। ये 70 से 75 के दरमियान की वैल्यू है। हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ब्लू एरिया की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगी? अगर हम इस टोटल एरिया में से माइनस कर दें
ब्लैक वाले एरिया की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा, जरा माइनस कर दें जल्दी से। जीरो 0.1587, यानी कि हम कह सकते हैं 15.87%, या हम ये भी कह सकते हैं 16%। लेकिन जी 16% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 75% से ज्यादा मार्क है। ठीक है, कितने परसेंट? 16% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 75 से ज्यादा मार्क आए आउट ऑफ 1000। इसका मतलब क्या हुआ, 160 स्टूडेंट हैं लगभग जिनके मार्क आए हैं 75 से ज्यादा आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। क्लैरिटी मिल गई मेरे भाई? इसको नोट कर, इसको प्रैक्टिस करना है। फाइल में भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। मैंने इसके अंदर नया भी एडिशन किया, वो नया भी एडिशन भेजता हूँ मैं भी। इसको नोट करें, इसकी फोटो लें जल्दी से, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ऑनलाइन वालों आप इधर मेरी तरफ आओ, ऑनलाइन वालों को मेरी तरफ भेजिए, क्योंकि ये तो पॉज करके तो कर लेंगे ना, ये तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। हम थोड़ा सा बैठ सकते हैं अभी। अब ये क्या हो रहा है, ये वायर का कुछ करवाएं यार, मैं तो क्या के थक गया हूं। ले भाई साहब, हमारे सामने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट मैंने लिख दिया था, टेबल मस्ट बी गिवन बाय द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये आपने जरूर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ले जी ये क्वेश्चन करें, फिर दोबारा एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन करते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टुक अ टेस्ट इन फिजिक्स एंड फाइनल ग्रेड हैव अ मीन। ले जी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, यहां पे कर लेते हैं। हमारे सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं ना पता कितने हैं, हु केयर्स। फिर उसके बाद क्योंकि यहां पे n का कोई काम है, अभी तक कोई काम नहीं है ना, तो n की हमें जरूरत भी नहीं है। A large number of students took a test in physics and the final grades have a mean of 70। तो हमें ये पता चला इस क्वेश्चन में जो मीन आ रहा है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वो 70 है। इसका मतलब पॉपुलेशन का जो मीन आ रहा है वो 70 है। एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है 10। If we can approximate the distribution of these grades by a normal distribution, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें, किसके थ्रू अप्रोक्सीमेट करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अप्रोक्सीमेट करें, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड हायर देन 80 मार्क्स। कितने स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 80 से ज्यादा नंबर लिए, ऐसा ही है। तो भाई साहब हम ए परफॉर्म करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या बनी, x ग्रेटर देन 80। हमें कौन से स्टूडेंट चाहिए जिनके 80 से ज्यादा मार्क हो। तो जल्दी से बेल शेप बनाई, ये 4 नंबर का आएगा अगर आया तो, ये बेल शेप बनाई। यहां हो सकता है एमसीक्यूज में 2 नंबर का भी आ जाए। ये भाई साहब म्यू कितने हैं, 70, और कितने मार्क्स हैं जी, 80। लेकिन हमें नहीं ये चाहिए, हमें 80 से ज्यादा वाला एरिया चाहिए, यही चाहिए ना, हमें 80 से ज्यादा वाला एरिया चाहिए। जल्दी से हमने जेड टेस्ट लगाया, तो ये आ गया 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 10, 10 ही है, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया भाई साहब 1। अगेन z की वैल्यू 1 आ गई, तो z की वैल्यू 1 हमने टेबल से देखी हुई है, विच इज 0.3413। तो z की जो टेबल वैल्यू है, z टेबल वैल्यू है 0.3413, ये गिवन है ऑलरेडी। लेकिन हमें तो टेबल वैल्यू ने ये वाली वैल्यू दी ना, टेबल ने, हमें ये वाला रीजन नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला रीजन चाहिए। तो क्या करेंगे, 0.5 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.1587। इसको हम डायरेक्ट 16% लिख लेंगे। लें जी, कहानी खत्म हुई, पहले की कहानी खत्म हुई। ठीक है, पहले की कहानी खत्म हुई, ये इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ये छोटा सा एक लाइन में मैंने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जी आगे चलते हैं। पार्ट बी क्या कहता है जी, शुड पास द टेस्ट ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। इसको कैसे करेंगे, चलो पहले बेल शेप बनाते हैं इसकी। वाह जी वाह, ये क्या है, 70 है ना, म्यू है ना भाई, 60 कहां पे होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि ये वाला सारा रीजन जो हमें उधर से मिलेगा, और ग्रेटर है ना ये वाला सारा रीजन भी। ऑनलाइन वालों जरा गौर से समझो, इसने कहा कि हमें क्यों, कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 के इक्वल भी हो वो हमें मिल जाएगा,
टेबल से, और उसके बाद ग्रेटर भी हो, उससे ज़्यादा वाले भी सारे इंक्लूड कर दो। तो ज़्यादा वालों की वैल्यू कितनी है, 0.5 है ना 70 साइड पे, तो हमें टेबल पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और अगर गौर से देखो तो फिर वही बात आ गई, इसमें 60 माइनस 70 मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ 10, तो ये -10/10 आ गया, तो ये -1 आ गया, इसकी वैल्यू वही बनती है 0.3413 प्लस 0.5, ये टेबल वैल्यू आ गई, इसमें ये वाले रीजन की वैल्यू ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 0.8413, तो ये आ गया 84%, ये गिवन है। समझ आ गई बात की? मेन मकसद आपको आंसर देना नहीं, ये बेल शेप समझाना है। बेल शेप समझ आई, फौरन क्वेश्चन हो गया। बेल शेप समझ नहीं आई, क्वेश्चन फंस गया। ठीक है, हाइपोथेसिस में भी हम इंशाल्लाह यही करेंगे। अभी इंशाल्लाह हाइपोथेसिस भी स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जी, और हाइपोथेसिस के लिए जितना डेटा आप लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए वो सारा मैंने लिख दिया, उसकी डेफिनेशंस लिख दी, उसके एमसीक्यूज वगैरह सारा मैंने कंपाइल कर दिया नोट्स में। ओके जी, उसके बाद क्या है जी, शुड फेल द टेस्ट ग्रेड्स स्मॉलर देन 60। तो भाई साहब उन सब बंदों को फेल कर दो जिन्होंने 60 से कम मार्क लिए हैं। पास कितने परसेंट हुए, 84% पास हो गए, तो ऑटोमेटिकली फेल कितने परसेंट हुए, 16%। ऐसा ही है ना, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, पेपर में हमने उसको प्रूव करके देना है। तो जी यहाँ पे सी पार्ट करते हैं, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, बेल शेप बनाते हैं, ये बेल शेप बना ली यार, ये तो बेल शेप कम हार्ट शेप बन जाती है ये, और ये 70 है और ये 60 है, टेबल हमें ये वैल्यू देगा, ये 60 हो गया। हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए, 60 से कम। प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, x स्मॉलर देन 60, ये हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो ये एरिया। ऐसा ही है भाई, भाई ऐसा ही है ना। तो ये एरिया की पूरी वैल्यू 0.5 है, टेबल वैल्यू हमें ऑलरेडी 3413 मिल रही है, ऐसे ही मिल रहा है, उसमें से हम 0.5 को माइनस कर देंगे, 60 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 10, तो -1 की वैल्यू आ गई, और -1 की जो टेबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3413, और 0.5 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. जरा माइनस करेंगे यार, ये किया हुआ है हमने, ये किया हुआ है 16%, 0.1587 आ गई। दें जी, क्वेश्चन खत्म हुआ। कोई एतराज? नोट करें, नोट करें इसको। अच्छा, ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे भी दे दूंगा, ठीक है। आज फिजिकल क्लास के स्टूडेंट नहीं आ सके बारिश की वजह से, और आधा लाहौर वैसे ही डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी है। तो ये लेक्चर इंशाल्लाह यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला होमवर्क करना है आपने, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये होमवर्क करना है, टाइम वाला, टाइम टेकन टू असेंबल द कार, ठीक है, हो जाएगा होमवर्क, कल मैंने चेक करना है। फिर उसके बाद ये भी होमवर्क करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम वाला, नेशनल टेस्ट सिस्टम वाला, NTS वाला, ठीक है, ये भी होमवर्क है, ये कल मैंने चेक करना है, मुझे प्रॉपर बेल शेप चाहिए वहाँ पे। ऑनलाइन वालों आपने भी होमवर्क करके मुझे पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। तो मुझे नहीं पता कैसे करना है, मुझे नहीं पता, ये मुझे आता भी नहीं है कैसे करना है, खुद करके जैसे भी समझ आती है उसको करना है आप लोगों ने, ठीक है। लें जी, अब से हमारा स्टार्ट हो गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि पेपर में आ रहा है। लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, मैंने यहीं पे कंपाइल कर लिया था। ये क्वेश्चन है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये क्वेश्चन आया था भाई साहब, ये वाला। और देखना ये चुटकियों में क्वेश्चन होने वाला है, ऐसे 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 क्वेश्चन होने वाला है। कितने नंबर का, 2 नंबर की डेफिनेशन थी और 7 नंबर का ये था। अच्छा, मैंने 7 मिटा दिया, 7 मार्क का ये था, टोटल 9 मार्क का ये क्वेश्चन था, और मुफ्त के नंबर है 9 मार्क, 9 मार्क कहीं नहीं गए हुए, इतने मुफ्त के नंबर हैं ये। तो इसको करने से पहले हम वो चीज़ें कर लेते हैं जो थ्योरी में वो पूछ सकता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। स्टार्ट करें जी। हाइपोथेसिस होता क्या है, सिंपल है, मैंने आपको कहा हाइपोथेसिस का मतलब समझ लो। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूजे से मफरूजा निकालना। क्या कहते हैं, मफरूजे से मफरूजा निकाल के उसको टेस्ट करना। मैं आपको कहता हूं ये मार्कर ना 1000 वर्ड लिखता है, ठीक है, मेरे पास 10,000 मार्कर पड़ा हुआ है, ये मार्कर पकड़ो, 1000 वर्ड हर मार्कर लिखेगा। आप मेरे पास आए, मैं एक दुकानदार हूं, आपने कहा जी ये मार्कर चाहिए, मैंने कहा भाई साहब जितने मर्जी ले, 1000 मार्कर पड़े हमारे पास, 10,000 मार्कर पड़े,
आप कहते हो जी कितना को लिख लेगा, मैंने कहा जी 1000 वर्ड लिखेगा, हर मार्कर 1000 वर्ड तो लिखेगा ही लिखेगा, उससे ऊपर लिख ले तो उसकी मर्जी है, लेकिन 1000 लिखेगा। आप कहते हो यार ये तो बड़ा कमाल का मार्कर है। आपने कहा जी भाईजान सारे मार्कर अगर आपसे 500 मार्कर लें सारे के सारे ये लिखेंगे, तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे, इसमें से क्या मसला है, तनु साढ़े से शक के गया। तो आपने कहा नहीं नहीं भाईजान शक नहीं है, लेकिन हमने ना इसको सीए में पढ़ा था तो हम इसको टेस्ट करेंगे। मैंने कहा जी बाबू जी मसला ही कोई नहीं है, 1000 मार्कर मैंने आपके सामने लगा दिए, आपने उसमें से 10 मार्कर 20 मार्कर 30 मार्कर 50 मार्कर उठा लिए, ठीक है। 50 मार्कर आपने उठाए और आपने उठा के लिखना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? लिखना शुरू किया। और 50 में से जो आपने 50 मार्कर उठाए उसमें से जो एवरेज वर्ड राइटिंग हुई वो हुई 1100 वर्ड्स की। कितनी हुई? तकरीबन 50 मार्कर जो उठाए उन्होंने 1100 वर्ड लिखे। दुकानदार का दावा कितना था? लिखे कितने गए? क्या उसका दावा कंप्लीट हुआ? हाँ, उसने कहा था 1000 तो लिखेगा ही लिखेगा, उसे ऊपर लिख ले तो मर्जी है। हो गया ना? इसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि हमने 50 मार्कर को यूज किया, उसकी बेस पे हमने 950 मार्कर को जज कर लिया कि भाई साहब ये 1000 वर्ड तो लिखेंगे। अगर 50 सैंपल उठाए, उनमें से उन मार्कर्स में से 50 मार्कर ने जब लिखना शुरू किया तो 940 वर्ड लिखे, एवरेज आउट। कितने वर्ड लिखे? क्या दुकानदार का दावा पूरा हुआ? नहीं ना पूरा हुआ। अब इसकी बेस पे हम दुकानदार के दावे को गलत साबित करेंगे। ये जो दो दावे हम लोगों ने, एक सही साबित कर दिए, गलत साबित कर दिए, इसको क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या कहेंगे? आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया। इसको भाई साहब यूट्यूब पे पढ़ा होगा, इसको 2-4 दफा पॉज करके पीछे कर करके सुन लीजिएगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा। सही है भाई साहब, आगे चले। Hypothesis is a quantitative statement about the population on which test is applied. ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमेशा पॉपुलेशन को टेस्ट करने के लिए अप्लाई की जाती है। लेकिन Z टेस्ट में और इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? Z टेस्ट पूरे पॉपुलेशन को लेके आया जाता है, इसमें हम पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ले लेते हैं। समझ आ गई बात की? इसका और Z टेस्ट का थोड़ा सा फॉर्मूला भी डिफरेंट है। क्लियर हुई मेरी बात? आगे सिंपल हाइपोथेसिस हम करेंगे। अ हाइपोथेसिस इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड इज कॉल्ड सिंपल, जिसमें सारे के सारे पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे 3 होने हैं। हमारे पास सैंपल साइज होगा, पॉपुलेशन साइज होगा, पॉपुलेशन का मीन होगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और वो सारे सिंपली हमें मिलेंगे, वहाँ पे गिवन होंगे क्वेश्चन में। बस इतना ही याद रखना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज यूज्ड टू असेस द प्लॉजिबिलिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस यूजिंग सैंपल डाटा। हम पॉपुलेशन डाटा नहीं लेते, उसमें से हम सैंपल डाटा लेते हैं। सैंपल डाटा लेके किसी इवेंट के होने का या ना होने का अंदाज़ा लगा लेते हैं। या तो मार्कर 1000 वर्ड लिखेगा या मार्कर 1000 वर्ड नहीं लिखेगा, इसे प्लॉजिबिलिटी कहते हैं, इसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। द टेस्ट प्रोवाइड, सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूँ, द टेस्ट प्रोवाइड्स एविडेंस कंसर्निंग द प्लॉजिबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस गिवन द डाटा। और जो हम टेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट भी हमें ये बताता है या तो दावा सच हुआ या दावा गलत हुआ, या दावा सच हुआ या दावा गलत हुआ। स्टेटिस्टिकल एनालिस्ट टेस्ट अ हाइपोथेसिस बाय मेजरिंग एंड एग्जामिनिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन बीइंग एनालाइज्ड। तो जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का डेटा पड़ा होगा, हम उसमें से कुछ सैंपल का डेटा उठा लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पूरे पॉपुलेशन के डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। 4 स्टेप्स दिए हुए हैं आपके पढ़ने के लिए, ये 4 स्टेप्स मैं वैसे ही आपको वहाँ पे करवा दूंगा, या आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। फिर उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हमने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस का जब भी क्वेश्चन करना है तो उसके कुछ तकरीबन 4 से 5 स्टेप हैं जिसको हमने फॉलो करना है। एक दुकानदार का दावा होगा। किसका दावा होगा? उसको हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। क्या कहेंगे? नल हाइपोथेसिस। दुकानदार का दावा है जी ये 1000 वर्ड लिखेगा, तो वो कौन सा हाइपोथेसिस हुआ? नल हाइपोथेसिस। उसके अगेंस्ट हमने क्या दावा करना था? कि भाई साहब नहीं लिखेगा। अगर हम दुकानदार की फौरन बात मान लें तो मार्कर लेके घर ना चले जाएं,
हमारे दरमियान में शक है ना कि नहीं लिखने के, शक है ना। जो हमारा शक होगा वो दुकानदार के किसी भी, अभी मैंने दो इसमें एग्जांपल भी दी हुई हैं, किसी भी स्टॉक मार्केट ब्रोकर के, किसी ब्रोकरेज हाउस के, किसी स्टॉक प्राइसेस के ऊपर नीचे जाने के। देखो ये जितने भी हाइपोथेसिस वगैरह आपने पढ़ के खली वली कर दिया ना, लेकिन रियल में आपको याद है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में बीटा फैक्टर काउंट कैलकुलेट किया था, वैक निकालने में बीटा किया था ना, किया था या नहीं, जिसमें हम क्या निकाल रहे होते हैं, इक्विटी की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। बीटा फैक्टर जैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू होता है। बीएफडी में पढ़ेंगे आप लोग, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में आपको बीटा कैलकुलेट भी करना सिखाया जाएगा। और रियल लाइफ में क्या होता है, एक सिंपल 2 सेकंड लगते हैं, एक टूल मिलता है और वो फ्री का टूल है, वो आपको बीटा फैक्टर वैसे ही हर कंपनी का निकाल के दे देगा, हर कंपनी का निकाल के दे देता है, खुद ब खुद ऑलरेडी गिवन होता है उसके डेटा में। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेक्चर मेरा लंबा हो जाएगा अगर मैं वो आपको दिखाऊं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो टूल है मैं वो आपको यहाँ पे दिखाऊं तो लंबा काम हो जाएगा। तो रहने देते हैं, पेपर आपने पास करना है, आपने कौन सा अभी उसको टूल को यूज़ करना शुरू करना है, समझ आ रही है। उनको EMAs कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कहते हैं, और ये भी हाइपोथेटिकल डेटा के ऊपर निकाली जाती हैं, और उसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स भी लगती हैं, और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स होती हैं वो भी सारे का वो तो प्योर हाइपोथेसिस होता है, प्योर हाइपोथेसिस होता है, और वो लगता भी जेड टेस्ट है, बल्कि वो पी टेस्ट लगता है। पी टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ जेड टेस्ट और टी टेस्ट है, उसके ऊपर पी टेस्ट लग रहा होता है। खैर चलते हैं आगे। नल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस क्या करेंगे, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस किसका होगा, हमारा कौन सा होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। कौन सा होगा, नल के अगेंस्ट जो होगा वो कौन सा होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को, इसको मिटा दूं ना अब, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करेंगे इसके, किसके, नहीं अभी समझा के फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले समझा लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। एक बड़ी फेमस लैंग्वेज है कंप्यूटर की, एल्गोरिदमिक, जिसमें आजकल सॉफ्टवेयर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, पाइथन के नाम से है। तो पाइथन में भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी जो है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं वो इनको यूज़ करती हैं, जिसमें अमेजोन टॉप पे आता है, अमेजोन, दराज वगैरह। चलें जी वापस आते हैं। जब हमने हाइपोथेसिस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हाइपोथेसिस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या होएगा, हमने स्टेप कैसे लेके चलने हैं। एक दावा किसका होगा, उसको कहेंगे नल हाइपोथेसिस H0 से लिखेंगे, और एक दावा किसका होगा, उसको H1 से लिखेंगे। बिल्कुल, H0 को नल हाइपोथेसिस, और H1 को ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये मैंने सारा आपके लिए यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या चीजें हैं ये मैं बाद में बताता हूं, ये जजमेंट्स क्या हैं ये मैं बाद में बताता हूं, आपने इनको इग्नोर करना है फिलहाल। फिर उसके बाद नंबर टू आता है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या आएगा मेरे भाई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हमेशा सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ये वाले से। 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10% हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साहब जब आप इसको टेस्ट कर रहे हो ना, तो गलती के चांसेस 5% हो सकते हैं। कितने, हम जब ये टेस्ट लगाते हैं इसके फॉर्मूला में ऐसा किया हुआ, जो गलती का चांस है ना 5% गलती हो सकती है, 1% गलती हो सकती है, उसको जब हम इसको इंक्लूड करेंगे तो वो गलती वैसी निकल जाएगी अंदर से। मैं आपको कहता हूँ, मिसाल देता हूँ मैं आपको कहता हूँ आप टाइपिंग कर रहे हैं ना, इसमें से 10% चांस है कि आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे। कितने परसेंट चांस है, मुझे एक्यूरेट कितने परसेंट डेटा को मानना चाहिए, 100% को नहीं, 90, क्योंकि चांस कितना है गलती का, 10%। तो ऑलरेडी मैंने अपने कस्टमर को बता दिया कि भाई साहब इसमें 10% गलती हो सकती है,
तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से हम 10% को नहीं मानेंगे, बाकी 90% को एक्यूरेट मानेंगे। इसे कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हुआ तो डेटा में 5% गलती के चांसेस हैं, 2% दिया हुआ तो 2% गलती के चांसेस हैं, 10% दिया हुआ तो 10% गलती के चांसेस हैं। इसका ये मतलब हुआ। इसको यूज कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको सिखाता हूं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अब ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या होते हैं? दो किस्म के टेस्ट लग सकते हैं। जेड टेस्ट। जेड टेस्ट वही लगेगा जो पहले हम करके आए, लेकिन इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस ये चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, बस बाकी सारा फॉर्मूला चेंज। अच्छा जी, जेड टेस्ट कहां पे लगेगा? ये मैंने आपके लिए लिख दिया। जेड टेस्ट वहां पे लगेगा इफ सिग्मा इज गिवन। सिग्मा का मतलब क्या हुआ? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो, किसका? सैंपल का। अगर सैंपल का म्यू का पॉपुलेशन का अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो तो क्या यूज करेंगे हम? जेड टेस्ट। और सैंपल साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 के करीब हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो। अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हुआ और उसी का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ तो हम क्या यूज करेंगे? जेड टेस्ट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इसका गिवन नहीं होता और सैंपल साइज 30 से कम होता है तो फिर क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट। फिर क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट। टी टेस्ट भाई साहब कब यूज करेंगे? जब सैंपल साइज 30 से कम हो और सिग्मा गिवन ना हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन स्क्वायर रूट। समझ आ गई बात की? स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का है, सिग्मा पॉपुलेशन का है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इतनी सी कहानी याद रखनी है और कोई मसला नहीं है। क्लियर हुई बात? फिर हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे सामने फोर्थ स्टेप आएगा। ये सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये कुछ वैल्यूज हैं, बाद में देखता हूं उसको। ये आपने जरूर याद रखना है। हम क्रिटिकल रीजन की बात करेंगे। उसमें क्या होगा? अगर देखिएगा मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं। Z कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन Z टेबल वैल्यू हो। Z कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन हो किसके? Z टेबल वैल्यू के। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ? हम कहेंगे दुकानदार तेरा दावा गलत, तेरा दावा अगर Z कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हुई Z टेबल वैल्यू से तो हम दुकानदार के दावे को गलत साबित करेंगे, और अगर Z कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर हुई Z टेबल वैल्यू से तो हम क्या करेंगे? दुकानदार के दावे को एक्सेप्ट करेंगे और अपने दावे को गलत साबित करेंगे। क्लियर हुई बात? ये हमारा क्वेश्चन हाइपोथेसिस का खत्म हुआ। हमारा हाइपोथेसिस का ये क्वेश्चन क्या हुआ? खत्म हुआ। कोई एतराज यहां तक? अब मैं आपको इसको यूज करना सिखाता हूं। ये सारी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे। ये आ गया एक एग्जांपल क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको ये यूज करना सिखाऊंगा, और फिर उसके बाद जो जो इसके अंदर मैंने चीजें बनाई हुई हैं उनको यूज करना सिखाऊंगा, और फिर यहाँ पे चला जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे और इसको पढ़ते 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 हमारे सामने कुछ चीजें निकल के आएंगी। उन चीजों की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जी, अ डिटर्जेंट प्रोड्यूसर क्लेम्स दैट। एक डिटर्जेंट प्रोड्यूसर है। डिटर्जेंट प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वॉशिंग पाउडर वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका क्वेश्चन है, मैं भी बता देता हूं आपको। A detergent producer claims that the mean weight of a particular box of detergent is 3.25 pound. मतलब क्या हुआ? कि भाई साहब मेरे पास जितने भी डिटर्जेंट के, दुकानदार नहीं प्रोड्यूसर दावा कर रहे हैं, जितने भी डिटर्जेंट के पाउच है ना जिनमें डिटर्जेंट को फिल किया हुआ है वो उठा लो, सब पाउच का मीन वेट कितना है? 3.25। कितना है?
3.25, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट होंगे, डिटर्जेंट के बहुत ज़्यादा पाउचेज होंगे, तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन ना हुआ। तो पॉपुलेशन के मीन को हम क्या कहेंगे? मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉपुलेशन के मीन को हम क्या कहेंगे? ओए अल्लाह दिया बंद, हाँ म्यू, तू मेरे को मार खानी हो, तो क्या कहेंगे जी? यहाँ पे सिर्फ मैं भी रॉ डेटा लिख रहा हूँ, क्या कहेंगे? म्यू कितने? 3.25 पाउंड्स, ठीक है। उसके बाद जी, a random sample of 64 boxes taken, वाओ, उस पॉपुलेशन में से कितने बॉक्सेस निकाले? इसका मतलब n कितना हुआ, सैंपल साइज कितना हो गया? 64 बॉक्सेस, ठीक है जी। और अ सैंपल एवरेज ऑफ डिटर्जेंट इज 3.328, और उसका जो सैंपल निकाला उसका मीन कितना आया? 3.238 पाउंड्स। लें जी, हमने क्या किया, हम एक प्रोड्यूसर के पास गए, वो कहता भाईजान जड़ा मर्जी तुसी पैकेट चुको, ओदा वेट कितना होएगा? ओदा वेट होएगा 3.25 पाउंड। मैं क्या, ना चाचा ना, इंज नहीं गल मननी। हमने क्या किया, हमने 64 बॉक्सेस उठाए, 64 पाउचेस उठाए, और उनको जब एवरेज किया तो उसका वेट कितना आया? 3.238। क्या दावा सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया ना, कम आ रहा है। अभी देखते ही हमने बता दिया, लेकिन अभी सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर सॉल्व सोल्यूशन मांगते हैं। ओके जी, ओके भाई साहब, ओके भाई साहब। एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है? सैंपल का है। तो सैंपल कहां से लिया था? पॉपुलेशन से, तो ये सिग्मा हो गया, विच इज 0.117 पाउंड्स। लें जी प्यारे भाई, यूजिंग 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम इस तरह डिनोट करेंगे 0.01। 1% यही होता है ना? गलती के चांस कितने हैं? 1%। कितने हैं? 1%। Is evidence that the average weight of boxes are different from 3.25? तो आपने क्या प्रूव करना है? क्या जो बॉक्सेस का एवरेज साइज है, एवरेज वेट है, क्या वो वाकई 3.25 पाउंड है या नहीं है? तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि क्या ये वाकई दावा सच है, ट्रू है या फॉल्स है, यही हमने प्रूव करना है। इस किस्म का अगर क्वेश्चन आए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, पॉपुलेशन का मीन हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो, सॉरी सैंपल का मीन हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो, सैंपल साइज गिवन हो, आपको एक उसने दावा बता दिया हो, एक उसने क्लेम किया हो, आपने क्लेम के अगेंस्ट जाना हो, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन होगा। किसका होगा? अब यहीं से दो क्वेश्चन और वाकया रूनुमा होते हैं। कौन से? आया कि जो ये क्वेश्चन है वो टू टेल है या वन टेल है? कुछ समझ आ रही है? क्यूएम में कई बचपन में देखा, टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट, ठीक है। अब हमें कैसे पता टू टेल क्या है, वन टेल क्या है? हमने टू टेल और वन टेल निकालना क्यों है? तो भाई जरा देखते हैं, जब हम ये ड्रॉ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम लाइन नहीं लगाएंगे, तो हमें पता है ये प्लस माइनस रीजन है, ये प्लस रीजन है। वन टेल का मतलब क्या हुआ? यहां तो हाइपोथेसिस यहां पे फॉल कर रहा होगा या यहां फॉल कर रहा होगा, अगर यहां नहीं करेगा तो यहां करेगा। टू टेल का मतलब क्या होगा? वो दोनों रीजन्स में फॉल कर रहा होगा, उसकी वैल्यू दोनों रीजन्स में फॉल कर रही होगी। चलो नहीं समझ आया, मारो बम का गोला, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा झटका तरीका याद रखो। अगर क्वेश्चन में क्लेम आए, क्या क्लेम आए? अगर क्वेश्चन में क्लेम आए कि भाई कुछ भी क्लेम हो एग्जैक्ट फिगर के बराबर है, किसके बराबर है? इसका क्लेम क्या है? अगर मैं इसका क्लेम लिखूं, इसका मैं क्लेम लिखूं तो क्या क्लेम लिखूंगा इसका? H नॉट म्यू इक्वल टू 3.25, यही है उसका क्लेम कि भाई साहब जितना मर्जी पाउच उठा लो, अंदर से जो उसके वजन निकलेगा वो कितना वजन होगा? 3.25 पाउंड। यही क्लेम है, यही क्लेम है। उसने ये तो नहीं कहा कि 25 पाउंड से ज्यादा है, 25 पाउंड से कम है, 25 पाउंड के बराबर होगा, ज्यादा भी हो सकता है, ये तो नहीं कहा। उसने सिंपल ये कहा है कि हर पाउच का जो वेट है, हर बॉक्स का जो वेट है वो 3.25 पाउंड है। अगर ऐसी स्टेटमेंट हो तो ये टू टेल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? टू टेल, जिसमें इक्वल आ जाए, जिसमें क्या आ जाए। और अगर वो यहीं पे कह देता कि भाई साहब ये क्या है? ग्रेटर देन,
या स्मॉलर देन, ग्रेटर देन या, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? वन टेल टेस्ट हुआ। तो आइए जरा आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं वन टेल और टू टेल टेस्ट के लिए। ये देखिए, अगर तो वन टेल टू टेल टेस्ट हुआ तो कौन सा लगाएंगे भाई साहब? इक्वल साइन। और यहां पे कौन सा लगेगा ऑपोजिट पे? नल हाइपोथेसिस के ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने दावे को गलत साबित करना है, तो वो क्या होगा? अगर ये इक्वल है तो हमारा दावा क्या है? म्यू नॉट इक्वल 3.25। यही दावा है ना हमारा कि भाई साहब जो आपका म्यू 3.25 है हम नहीं मान रहे। आपने कहा नहीं जी पाउच 3.25 पाउंड का होगा, भाई मैं नहीं मानता मेरे लाले, ना मैंने नहीं मानना। मैंने क्या मानना है? मैंने कहा हो सकता है ना बराबर हो, यही है ना मेरा क्लेम। उसने किया जी 3.25 के बराबर है, मैंने कहा ना चाचा 3.25 के बराबर नहीं है। तो ये मेरा कौन सा हो गया? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मैंने इनको देख के पता चलाया ये इक्वल टू का है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेस्ट हो गया? टू टेल। कौन सा टेस्ट हो गया? टू टेल टेस्ट हो गया। मैंने यहीं पे अखज कर लिया ये टू टेल टेस्ट है। नहीं वो तो वैसे ही लिख दिया ना, वो तो मैंने वैसे ही लिखा था एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया? टू टेल। इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हुआ? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जी 1%। और ये चूंकि टू टेल टेस्ट है तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है? टू टेल टेस्ट है तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2। आपको इसको याद करने की जरूरत, इसको कोई इतना ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त की मदद से मैंने ये एक बना लिया टेबल, ठीक है? ये एक टेबल बना लिया। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो? 1%। 1% है हमारे क्वेश्चन में, 1% ही है। टेस्ट कौन सा? टू टेल वन टेल? टू टेल टेस्ट है। ये टू टेल टेस्ट है, जी टेस्ट है। इसकी वैल्यू क्या होगी? नहीं जी हमने यहीं पे लिख ली। ये टेबल वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई? इसको रटा लगा लेना। इसको क्या कर लेना है? ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, आप लोगों ने इनको रटा लगा देना है। पेपर में आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको रट्टा लगा लेना है। क्लियर हो गई बात? कोई एतराज? दोबारा 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 भागते हैं क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। यहां तक जितना मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें कोई मसला? ये मैं क्वेश्चन को फिर यहां पे करवाना शुरू कर देता हूं, ठीक है? तो इसका मतलब हमने हाइपोथेसिस बना लिया, सबसे पहले रॉ डेटा लिखा, हाइपोथेसिस बनाया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड किया, टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मैं ज़्यादा झुक नहीं रहा हूँ, मेरा एक मसला है बड़ा सवेयर किस्म का, मेरी एक सर्जरी पेंडिंग है, तो बस जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, डाउन डाउन हूँ। और कल मैंने इसी वजह से छुट्टी की थी, पट्टियाँ देखी थी मेरी। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं जी। और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने हमें कौन सा पता लगेगा? जेड टेस्ट है या टी टेस्ट है? सिग्मा गिवन है, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, पॉपुलेशन से लिया गया, सिग्मा गिवन हुआ, एन 30 से बड़ा है, बस फिर लगा दो जेड टेस्ट। फॉर्मूला क्या जेड टेस्ट का? एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन और एन, ठीक है? एक्स बार कितना है हमारे पास? शाबाश, ये है 3.238। म्यू कितने है? जो दावा होगा वो उसका म्यू है, कितने है? शाबाश 3.25। सिग्मा कितने है? 0.117 डिवाइडेड बाय 64। जरा मुझे सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व, जल्दी से सॉल्व, जल्दी से सॉल्व।
शाबाश, -0. ठीक है, इसका आंसर आ गया जी z की 0.82। तो ये माइनस का सिर्फ रीजन के लिए है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि ये भी 0.82, ये भी 0.82। क्लियर हुई बात? हमने इसको नहीं देखना, हम चौरस्ता यूज करेंगे। चौरस्ता क्या मैंने लिखवाया? अगर z कैलकुलेटेड ज्यादा हो, क्या हो? z टेबल से, तो हम क्या करेंगे? h नॉट को। और अगर z कैलकुलेटेड ये है ना, कम हो किससे? तो भाई z कैलकुलेटेड कितनी है? 0.82। z टेबल कितनी है? ये निकाली हुई है 2.58। तो भाई क्या करें? z कैलकुलेटेड वैल्यू, z कैलकुलेटेड कम है, z टेबल की वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? h नॉट एक्सेप्ट। तो इसका मतलब जो दुकानदार का दावा हुआ, वी डू नॉट रिजेक्ट h नॉट, तो दुकानदार का दावा सच साबित हुआ। समझ आ गई बात की? नोट करें इसको। जल्दी से नोट करें। भाई नोट हो गया? मिटा दूं? अगला क्वेश्चन अब करते हैं जो हमें पास पेपर में आया था, ये वाला क्वेश्चन। ये मैं इधर ही लगा रहने, तो यहां पे कर लेते हैं क्वेश्चन। ले जी, डिटर्मिन एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट दैट विल बी अप्लाइड इन दिस केस। आपने क्या करना है? सबसे पहले केस को पढ़ना है और डिटर्मिन करना है कौन सा टेस्ट लगना है। सिर्फ इतना बता देना आपने कि इसमें कौन सा टेस्ट लगना है, वजूहात बता देनी है, 2 नंबर आ गए आपके थियोरेटिकली है। और उसके बाद व्हाट कंक्लूजन कैन अरसलान ड्रॉ फ्रॉम द गिवन डाटा यूजिंग 10% सिग्निफिकेंस लेवल। तो 10% सिग्निफिकेंस लेवल यूज करना है। यूज करते हुए आपने बताना है भाई साहब अरसलान ने जो ड्रॉ किया, कंक्लूजन ड्रॉ किया, क्या वो ठीक है या गलत है? वैल्यू भी उसने टेबल वैल्यू भी दे दी 1.28। हमें टेबल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू 1.28 आ गई, क्रिटिकल रीजन आ गया ना हमारे पास 1.28। अल्लाह अल्लाह खैर, चला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार कैपिटल इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स अमंग अदर सर्विसेज। स्टार कैपिटल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक टाइप चीज है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, हेज फंड हो सकता है। एस, और वो लोगों को क्या देता है? लोन देता है। लोगों को क्या देता है? लोन देता है। SC is looking to waive off annual fee for the credit facility if the customer has a balance above a certain limit। तो स्टार कैपिटल ने सोचा हम क्या करते हैं, हम ना जो एनुअल फी होती है ना, हम वो वेव कर लेंगे, वो खत्म कर देंगे एनुअल फी। हम अपने कस्टमर से क्रेडिट के ऊपर जो एनुअल फी हम चार्ज कर रहे होते हैं वो नहीं लेंगे। उन कस्टमर से फी नहीं लेंगे जो एक सर्टेन अमाउंट तक अपने अकाउंट में पैसे रखवाते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपया बैंक में रखवाते हो 6 महीने के लिए। आप 1 लाख रुपया बैंक में रखवाते हो 6 महीने के लिए, तो आपको बैंक क्या करेगा? और निकलवाते नहीं हो, आपको पड़े रहते हैं पैसे। आपका जो 6 महीने का एवरेज बैलेंस होता है वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होता है, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है फ्री में, या नहीं? आप अप्लाई नहीं भी करते, बैंक खुद अप्लाई कर देता है। तो ये भी बिल्कुल वैसी चीज़ है कि अगर कस्टमर एक सर्टन अमाउंट तक पैसे बैंक में रखवाई रखता है, निकलवाता नहीं है, तो उसके ऊपर फीस माफ़ कर दी जाएगी। क्या माफ़ कर दी जाएगी? फीस माफ, जो 4, 5, 10 हज़ार हो वो माफ कर दी जाएगी। अरसलान, हेड ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट, डिटर्मिन द वेविंग ऑफ एनुअल फी कुड बी जस्टिफाइड ओनली इफ कस्टमर मेंटेन एन एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ मोर देन 70,000 इन अ गिवन ईयर। तो अरसलान ने सोचा अगर एक कस्टमर महीने का बैलेंस 70,000 या उससे ज्यादा रखता है, कितना? 70,000 रखता है, मोर देन 70,000, 70,000 से ज्यादा रखता है, क्या रखता है? 70,000 से ज्यादा रखता है, तो हम क्या करेंगे? उसकी फी को माफ कर देंगे। और उसने कहा ये जस्टिफाइबल है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं जो अपना बैलेंस 70,000 के इक्वल रखते हैं या ज्यादा रख रहे हो। ठीक है, मोर देन 70,000, 70,000 के इक्वल की बात नहीं कर रहा, मोर देन 70,000 यानी कि 70,000 से ज्यादा कर रहे हो। आ रैंडम सैंपल ऑफ 90,000, अब इसमें मोर देन का वर्ड आया, इक्वल का वर्ड नहीं आया।
कौन सा टेस्ट हुआ? कहानी खत्म, बस इतनी सी हमें पहचानना है पेपर में। इक्वल का कोई काम नहीं है, तो भाई साहब वन टेल, अगर इक्वल आ गया तो टू टेल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने ऑलरेडी हमें दे दिया होगा, तो हमें इतना खपने की जरूरत ही नहीं है। ले जी, अ रैंडम सैंपल ऑफ 900 कस्टमर, एन हमारा 900 आ गया। तो हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करें साथ साथ। क्वेश्चन हमें समझ आ गया, एन कितना है भाई इसमें? 900। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। उसके बाद जी चला गया, द मंथली मीन ऑफ द सैंपल डेटा इज 71,000। वाओ, जो हमने म्यू निकाला वो कितना निकल आया? 71,000। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है ना। ठीक है, इसका मतलब जो एवरेज कस्टमर हैं वो 70,000 कह रहे थे, वो 71,000 रख रहे हैं। इट इज ऑल्सो नाउन दैट द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 30,000। तो हमारे पास सिग्मा भी गिवन है भाई, पॉपुलेशन उसका सैंपल का कितना है? 30,000। उसके बाद जी, it is also known that the data is normally distributed with a standard deviation 30,000. Arslan is looking to apply statistical analysis to determine whether to waive off the annual fee or not. तो अरसलान ने क्या कहा कि हम इसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाएंगे, ठीक है, और हम इससे क्या करेंगे, या तो फी वेव ऑफ करें या फी वेव ऑफ ना करें। तो हाइपोथेसिस बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ये ऐसे लिखना नहीं वहां पे, सिर्फ आपने स्टेप बनाने हैं। नल हाइपोथेसिस क्या हुआ? म्यू। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हुआ? म्यू। अब इस किस्म के अगर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाले हाइपोथेसिस आ जाएं तो आपने कैसे बनाने हैं? ये मैंने लिखा हुआ थोड़ा सा। हमारा दावा क्या है? हमारा दावा क्या है? 70,000 से जो ज्यादा हो। देखो, इक्वल टू ज्यादा की ऐसी कोई बात नहीं की ना। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये 3 साइन पड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू। इनमें से कोई 3 साइन आए हैं? नहीं। इसका मतलब वो H0 की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? H1 की। H1 के जरा देखिएगा, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में उसने हमें H1 बनाने को कह दिया, H0 बनाने को नहीं कहा। तो H0 हम H1 से बना लेंगे। तो H1 क्या है? म्यू ग्रेटर देन है 70,000 के, यही है ना। तो भाई H0 क्या बनेगा? अगर देखो H1 में, इधर देखिएगा, अगर H1 में म्यू ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन ही है ना, तो उसके ऑपोजिट H0 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू। क्या होगा? लेस देन इक्वल टू। तो यहां पे बन गया लेस देन इक्वल टू 70,000। ये जी हमारा हाइपोथेसिस बन गया। 7 नंबर का है, 7 नंबर में से 2 नंबर यहीं पे आ गए हमारे। मुश्किल है, क्योंकि ये एक नया स्टेप था जिसमें हमने वन टेल को बनाना सीखा। इसी तरह मैं कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें ये सारे स्टेप्स वैसे ही आपकी फिंगर टिप पे आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? लें जी, दोबारा से, हमें उसने कहा था इक्वल टू के रिलेटेड कोई बात नहीं की, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, नहीं ना बात की। तो वो नल हाइपोथेसिस से वैसे ही बाहर निकल गया। हमारे पास उसने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का कह दिया जी, जो म्यू है वो 70,000 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ही है ना, एवरेज बैलेंस। तो भाई जो ग्रेटर देन का साइन है, स्मॉलर देन का साइन है या नॉट इक्वल का साइन है, वो किसका साइन होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का। तो हमने पहले ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया, उसके साथ ही हमने नल हाइपोथेसिस बना लिया। स्टेप नंबर 2 क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कितना है? 1 टेल है, 1 टेल है ना, कितने परसेंट है? तो उसने वैसे ही उसकी टेबल वैल्यू दे दी हुई है जेड की। क्या वैल्यू है? दे दिए 1.28। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन पे। ये आ गया 1.28, वैसे ही दे दी हुई है, हमें भागने की जरूरत ही नहीं है। सही हो गया। नंबर 3 स्टेप पे क्या करेंगे भाई? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्या होगा? जेड टेस्ट लगेगा। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। जेड टेस्ट लगाते हैं, फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो एक्स बार कितना है?
71,000 है। म्यू कितने हैं? और ये है 71,000। ये म्यू कितने हैं जो दावा कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन और 900। मुझे पूरा सॉल्व करके दे दे, पूरा सॉल्व करके दे दे। इस स्टेप के 2 नंबर, इस स्टेप का 1 नंबर, इस स्टेप के 2 नंबर, कितने हो गए? 1 आ गया। लें जी, z की वैल्यू आ गई, z कैलकुलेटेड आ गया 1। पक्की बात है? ठीक है, अब हम जा रहे हैं रिजेक्शन रीजन में, क्रिटिकल रीजन में, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन में। z कैलकुलेटेड कितना है भाई? 1 है। z टेबल कितना है? 1.28 है। क्या लिखवाया होगा? अगर z कैलकुलेटेड स्मॉलर हो z टेबल से तो क्या करेंगे? हाँ, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर z कैलकुलेटेड स्मॉलर हो z टेबल से तो h नॉट डू एक्सेप्ट, h नॉट डू एक्सेप्ट। मतलब क्या हुआ भाई? जो हमारे पास दावा है हमारा वो 70,000 से कम का बैलेंस मेंटेन हो रहा है, हम ये वेव ऑफ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वेव ऑफ द फी। समझ आ गई बात? कोई एतराज? इसको नोट कर लें। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ, वेव ऑफ, क्योंकि हमें 71,000 से ऊपर जिसका बैलेंस हो उसको वेव ऑफ करना चाहिए। 70,000 वाला फायदा नहीं होगा। 71 ऊपर जाएगा उसको करो, फिर 70 को छोड़ के हम क्या करेंगे? 71 बनाएंगे कि भाई साहब जिनका 71,000 है ना उसको करते हैं, क्योंकि लोगों का बैलेंस ज़्यादा पड़ा हुआ है ना। 70,000 फिजिबल नहीं है, 71,000 फिजिबल है। क्लियर हो गई बात? ये हमारा पेपर में आया था। इसका सलूशन भी दिखाऊं आपको? यार इसका सलूशन कहाँ पड़ा होगा मेरे पास? ये सलूशन है क्या? नहीं, ये सलूशन नहीं है। ठहर जाओ, मुझे इसका सलूशन ज़रा देख लेने दो। पास पेपर्स, ये है सलूशन। हाँ, ये सलूशन आ गया। बेबी ये तो हो गया था ना हमारा सारा कियोस्क वाला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? घर पे किया था? ठीक है बेबी, देख समझ आ रही है? उसने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। ऑनलाइन वाला सॉल्यूशन देखिए, ये उनका सॉल्यूशन है। तो आपने सॉल्यूशन देख के घबराना नहीं है, आपने बस वही करना है, ठीक है? आपने बस वही करना है। यहां पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्डिंग हो रही है। यहां पे उन्होंने, आप बैठ जाइए, आके बैठ जाइए। यहां पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? कंक्लूजन देखिए जरा। कंक्लूजन है जी, सिंस द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1 दैट इज लेस देन 1.28। हमारा भी यही है, ठीक है। वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी डू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया? एक्सेप्ट किया। तो इसका दोनों का यही मतलब है। एच नॉट डू एक्सेप्ट का यही मतलब होता है कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। इन्होंने भी ये लिखा है कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। दिस मींस दैट वी डू नॉट हैव सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मीन इज ग्रेटर देन 70,000, देयरफॉर ऑफरिंग एनुअल वेवर ऑफ विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो चूंकि हमारे पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि 70,000 से 70,000 जिसकी हो उसको वेव ऑफ कर दिया जाए, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। 71,000 हो, फिर बाकियों का डेटा देखो, अगर हुआ तो उसको भी वेव ऑफ करेंगे। समझ आ गई बात की? ये है जी क्वेश्चन जो कि हमारा MFA में आया था, चैप्टर नंबर 10 के रिलेटेड, जो खत्म हुआ।
अभी हमने कल क्या करेंगे, कल हम टी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन इसके करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन इसके और करेंगे, और फिर उसके बाद हम टी टेस्ट करेंगे। फिर टी टेस्ट करने के बाद हम चले जाएंगे जी रिग्रेशन एनालिसिस पे। ये हमारा हाइपोथेसिस खत्म हो जाएगा जी। कौन सा कंक्लूजन? हाँ, वो कहता है देखो कई लोग होंगे जिनका 70,000 के या उससे कम या उतना बैलेंस होगा, तो जिनका 70,000 बैलेंस है हम उनको वेव कर देते हैं। लेकिन जब हमने मीन दिया वो तो 71,000 आ रहा है, तो हमें 70,000 वालों को देने की जरूरत है या 71,000 वालों को देने की जरूरत है? तो हम 70 को नहीं देखेंगे, अब हम नया डाटा निकालेंगे कि जिनका 71,000 बैलेंस है उनको वेव ऑफ करते हैं। समझ आ गई बात की? ये है क्वेश्चन। तो ऑनलाइन वालों आज के लिए इतना ही था। ये जो जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये टी टेस्ट और जी टेस्ट, ये हम इंशाल्लाह और ज़्यादा डिटेल में करेंगे कल के लेक्चर में। और फिर उसके बाद हम रिग्रेशन एनालिसिस में चले जाएंगे, जो कि हमारा ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, जिस तरह मैं आपको करवाऊंगा आपने उस तरह करना है। आपने फ़िलहाल बुक को फॉलो नहीं करना। मेरा मकसद ये है कि जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, और उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस ये सॉल्व होने चाहिए, मेरा ये इसके ऊपर है। अब देखिएगा होमवर्क में आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने होमवर्क में करना है। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हो जाने आपसे, ये भी नोट करो, इसको होमवर्क करके आना है, ये भी होमवर्क करके आना है, और जो मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं वो भी होमवर्क करके आने हैं। कल आते ही हम पहले इन 3 क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।